साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज के अंदर अगर कोई फेस्ट होता है या फिर अगर स्ट्रीट पर अगर कोई ड्रामा हो, उसके अंदर कोई टॉपिक हो सकता है, कोई रिनाउंड पर्सन हो सकता है, या फिर अगर किसी कंट्री के ऊपर हो सकता है या फिर किसी रिलीजन के ऊपर बेस हो सकता है। जैसे कि अगर अंबेडकर जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर, या फिर हिंदू धर्म पर, या फिर इस्लाम के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर हो सकता है, किसी कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है, किसी ग्रुप के ऊपर हो सकता है। तो अगर कोई भी फेस्ट या फिर अगर ड्रामा हो, उसके अंदर अगर टॉपिक रिलीजन के ऊपर हो या फिर किसी पर्सन के ऊपर अगर होता है, तो क्या उनके अगेंस्ट में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए क्या कोई एफआईआर रजिस्टर हो सकती है क्या? क्योंकि ऐसा ही एक केस हुआ था जिसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जनरली किसी भी कॉलेज के अंदर फेस्ट होता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम हो सकता है या फिर नॉर्मली ड्रामा होते हैं स्ट्रीट के ऊपर, तो उसमें कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर होगा। अब नॉर्मली फिर लोग रिलीजन से कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर किसी रिलीजन के ऊपर एक और टॉपिक ले लेते हैं या फिर किसी रिनाउंड पर्सन के ऊपर भी ले सकते हैं। अब वो रिनाउंड पर्सन किसी भी एक रिलीजन से हो सकता है या फिर किसी एक कास्ट से हो सकता है। तो क्या अगर वो SC ST से होगा तो क्या उसके अंदर SC ST एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? तो इस तरीके का ही एक केस सामने आया था जिसके अंदर हुआ ये था कि जैन सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था जो था जैन यूनिवर्सिटी यूथ फेस्ट 2023। अब उस फेस्ट के अंदर बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हुए थे, तो ऐसे ही एक प्रोग्राम उसके अंदर और हुआ था जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के ही 2 फैकल्टी मेंबर्स और 6 उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब उसके अंदर फिर उसकी प्रोग्राम की एक सीडी थी, तो उस सीडी के बेस के आधार पर उन सभी के अगेंस्ट में एक एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर रजिस्टर हुई थी सेक्शन 149, सेक्शन 153A और सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड। इसके अलावा उसमें सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज R, सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज S और सेक्शन 3 क्लोज 1 ऑफ SC ST एक्ट भी उसके अंदर लगाया गया था। तो ये जब एफआईआर रजिस्टर हुई और उसके अंदर जब चार्जशीट फाइल की गई कोर्ट के सामने, तो फिर कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की गई थी अक्यूज पर्सन्स के द्वारा, और उसमें रिक्वेस्ट की गई कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको क्वेश किया जाए और साथ में जो अदर प्रोसीडिंग्स हैं, जो चार्जशीट उसमें फाइल की गई है और जो फर्दर प्रोसीडिंग है, उन सभी को भी क्वेश किया जाए। तो उसके ऊपर जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुनवाई की, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये माना कि एक तो उसके अंदर जो फेस्ट हुआ था उसमें जो इनका थीम था उसकी सीडी मंगवाई गई, इसके अलावा उसकी ट्रांसक्रिप्ट मंगवाई गई। तो उसको देखने पर पता चला कि किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं था, वो ना ही किसी ग्रुप के अगेंस्ट में था, तो वो केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए, पर्पज के लिए था। इसके अलावा फिर उसके अंदर हाई कोर्ट ने ये माना कि जिस कंप्लेनेंट पर्सन के द्वारा वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई थी, जिसके आधार पर वो एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो वो कंप्लेनेंट खुद ही SC ST का मेंबर नहीं है। तो फिर ये SC ST के सेक्शन कैसे इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं? तो फिर उसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का रेफरेंस दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा SC ST एक्ट में कोई अगर एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है, जिसमें अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा SC ST एक्ट अगर लगाया जाएगा, तो सबसे पहले उस कंप्लेंट के अंदर ही इटसेल्फ ये होना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है वो खुद SC या फिर ST से बिलोंग करता है और जो अक्यूज पर्सन है वो SC ST से बिलोंग नहीं करता है। तो ये दोनों फैक्ट उस कंप्लेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा ये भी मेंशन होना चाहिए कि पब्लिक के अंदर उसके जो रिलीजन है या फिर जो उसकी कास्ट है उसके अगेंस्ट में उसका डिफेम करने के लिए वो स्टेटमेंट बोले गए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस दिया, जिसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 3 ऑफ SC ST एक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो भी कोई पर्सन कंप्लेनेंट होगा तो उसे ये बताना होगा कि वो SC ST से बिलोंग करता है। अदरवाइज फिर SC ST एक्ट कैसे एप्लीकेबल होगा? अगर कोई पर्सन जो कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है वो अगर ये बताए ही नहीं कि वो SC ST से बिलोंग करता है, तो फिर उसके अंदर इससे कैसे मान लिया जाएगा कि SC ST एक्ट एप्लीकेबल होगा? क्योंकि SC ST एक्ट तो केवल उसी पर्सन के लिए बनाया गया है जो अगर SC ST का मेंबर होगा, और जो अक्यूज पर्सन है वो फिर उस केस के अंदर SC ST का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर को इस बात की जानकारी कैसे होगी? जब उसके अंदर अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा तभी हो सकती है, जो कि सेक्शन 3 ऑफ SC ST एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है।
तो इस केस के अंदर ये दोनों ही मेंशन नहीं किए गए थे। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस दिया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी केस के अंदर कोई अगर चार्जशीट भी अगर फाइल कर दी जाए तो वो चार्जशीट भी हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्वेश कर सकता है। तो इस केस के अंदर भी चार्जशीट फाइल हो गई थी, तो उसको क्वेश करने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई थी, तो उस चार्जशीट क्वेश करनी थी, इसलिए हाई कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस दिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस केस का भी रेफरेंस दिया था। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई सेटल्ड लॉ का कोई प्रोविजन है और उस प्रोविजन का अगर मिसयूज हो रहा है और उससे लगता है कि इनजस्टिस होगा अक्यूज पर्सन के साथ में, तो फिर ऐसे में हाई कोर्ट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी की अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और उसमें अगर एफआईआर को या फिर अगर चार्जशीट को क्वेश करना है तो भी कर सकता है। इसके साथ में ही हाई कोर्ट ने इस केस का भी रेफरेंस दिया था जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड तब अप्लाई नहीं होगा जब अगर किसी भी पर्सन के द्वारा किसी ग्रुप के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई बात कही है, अपनी फीलिंग उसने अगर जाहिर की है, लेकिन उसने कोई किसी अदर कम्युनिटी या फिर ग्रुप का अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया है, तो फिर ऐसे में सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी एक ग्रुप या कम्युनिटी की बात कहते हुए किसी दूसरी ग्रुप या फिर कम्युनिटी का अगर रेफरेंस दिया गया है तो ही फिर सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल होता है। तो इस प्रकार से फिर फाइनली इन सभी केसेस का रेफरेंस देते हुए हाई कोर्ट ने यह माना कि अक्यूज पर्संस के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है और इसीलिए हाई कोर्ट ने इसके अंदर एफआईआर को क्वेश कर दिया। तो बात करते हैं अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में या फिर अगर कॉलेज में अगर कोई परफॉर्म करते हैं या फिर अगर आप स्ट्रीट पर परफॉर्म करते हैं, हो सकता है आप ग्रुप के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर ऐसे में अगर आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर होती है कि आपने रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाया है या फिर किसी की इंसल्ट की है या फिर किसी कम्युनिटी के लिए ग्रुप के लिए आपने गलत कहा है, तो उसके लिए अगर कोई एफआईआर होती है तो फिर आप एक तो इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं, साथ में इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केसेस का रेफरेंस दिया गया है आप उन केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रोविजन है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको अपने किसी भी अगर आप कोई स्किल बताते हैं या फिर अगर कोई परफॉर्म करते हैं तो आपके जो सारे एक्ट हैं उनको आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है। इस केस के अंदर भी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो एक्ट परफॉर्म किया गया है वो एक्ट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है और उसके अंदर किसी भी पर्सन के द्वारा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज किया जा सकता है जो इसके अंदर किया गया है और किसी भी पर्सन को डिफेम नहीं किया है। तो आई होप आपको जजमेंट समझ में आया होगा और अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में इस तरीके की अगर कोई गलत एफआईआर अगर रजिस्टर होती है या फिर अगर उसको प्रेशराइज किया जाता है एफआईआर रजिस्टर करवा करके, तो आप उस पर्सन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू।